Unacademy. Let's crack it. जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, यानी उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, उपापचय प्रक्रियाएं जो होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पादप के अंतर वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, उसके अंतर्गत पादपों के व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं, जीव किस प्रकार से रहते हैं, उस प्रकार की ये कंडीशन यहाँ पे होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पादप और जल संबंधित प्रक्रियाएं हम देखेंगे, अंतः शोषण यानी इम्बाइबेशन, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, परासरण ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, बहिर्परासरण पढ़ेंगे, अंतः परासरण यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो अन्य चीजें हैं, जीव द्रव कुंचन प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन किस प्रकार से होगी और कहाँ पे होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, पादपों में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, विसरण डिफ्यूजन इसको बोलेंगे, जो कि ऑस्मोसिस के अपोजिट वाली जो कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पे कुछ कुछ। सक्रिय परिवहन देखेंगे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो देखेंगे, पादपों में परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स देखेंगे, जल का परिवहन देखेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वास्पोसर्जन ट्रांसपिरेशन, बिंदु श्रावण गटेशन, और खनिजों का परिवहन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स यहाँ पे देखने वाले हैं, कार्बनिक विलायकों का परिवहन यहाँ पे देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत, और चीजें हम देखेंगे, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखने वाले, रेस्पिरेशन देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स देखेंगे, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे किसके अंतर्गत, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अनअकैडमी की तरफ से पेश है एमपीपीएससी और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। ये है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा, और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार 10 प्रोमो कोड आपको यूज करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास, हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं, और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज। ठीक है, स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं।
ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे प्रोमो कोड यूज़ करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो पोषक तत्व है यहाँ पे जो पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं पोषण, स्वपोषण, विषम पोषण और विशिष्ट पोषण, ये 3 प्रकार हम पोषण के अंतर्गत एक लेक्चर हमने पढ़ा था, वो हमने देख चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के बारे में, ठीक है। पोषक तत्व कौन से आवश्यक होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कौन से होते हैं, कितने होते हैं इसमें। और यहाँ पे हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लांट न्यूट्रिशन के अंतर्गत ये और सारी चीज़ें हैं जो कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे होंगे, और ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो लेक्चर का जो हम हेडिंग दे सकते हैं वो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये हम देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं इसको। मिनरल न्यूट्रिएंट्स में जो 16 तत्व होते हैं, ठीक है, वो आवश्यक होते हैं पादप के लिए, ठीक है। पादप के लिए 118 तत्व खोजे जा चुके हैं अभी तक प्रकृति में, उसमें से 16 तत्व जो है वो पादप के लिए आवश्यक होते हैं। और 25 से लेकर 26 तक, 25 से 26 तक, ये 25-26 ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि कहीं कहीं स्टडी में 25 लिखा गया और कहीं पे लिखा गया 26, तो हम 25 से 26 ऐसा मान के चलते हैं। 25-26 न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व है, ठीक है, वो आवश्यक है ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी है यानी हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए, आपके लिए 25 से 26 तत्व आवश्यक होते हैं। और प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे 16 पोषक तत्व यहाँ पे आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो ये पोषक तत्व क्या करते हैं, आगे वृद्धि, विकास वगैरह, ये जो चीजें रहती है, मेंटेनेंस वगैरह करना, ये इनका काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पादप में जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे दो भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे, ये आवश्यकता के अनुसार होते हैं, ठीक है। जितनी मतलब जिसकी ज्यादा आवश्यकता पौधे को होती है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी पौधे को आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये आवश्यक होते हैं पौधे के लिए, तो इनको बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, ये आवश्यक तो होते हैं लेकिन सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। कितनी मात्रा में? सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक-एक करके क्या क्या कौन कौन से सदस्य यहाँ पे है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। यहाँ पे है 9 एलिमेंट हैं ऐसे जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और जो 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इस प्रकार ये 16 हो जाते हैं, ठीक है। 16 यदि पादप को कितने पोषक तत्व की आवश्यकता यदि कुल पूछा जाए तो यह 16, और यदि ये अंतर पूछा है, ठीक है, या फिर अलग अलग पूछा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 9 है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 7 है। 9 इनकी संख्या हम देख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 9 है। इनके बारे में सभी के बारे में हम देखने वाले हैं अभी एक एक करके। और ये 7 है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, ठीक है, मैग्नीज, जिंक और क्लोरीन, ये इतने हैं जो कि सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी संख्या 7, सभी के बारे में एक एक करके देखने वाले, ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कौन सा तत्व होता है, ये यदि पूछा जाए तो यहाँ पे ये क्रम यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। ये क्रम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो तत्व होता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। यदि सबसे ज्यादा जो तत्व उपस्थित है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे पौधों की बात कर लो, आपकी बात कर लो, हमारी बात कर लो, जंतु की बात कर लो, तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा जो तत्व है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद होता है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद आता है नंबर आता है कार्बन का, फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर उससे कम है हाइड्रोजन, फिर उससे कम है कार्बन, उससे कम है नाइट्रोजन। तो इस प्रकार जो तत्व रहते हैं वो शरीर में कितने उपस्थित रहते हैं उनका क्रम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कई जगह पे गूगल में आप देख सकते हैं इनका क्रम थोड़ा आगे पीछे भी दिया गया हो, लेकिन जो सही वाला क्रम है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला क्रम आप इसे याद रखिए। और जो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है,
हाईली प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हाईली प्रेजेंट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसमें, यानी आप में और हम में। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तो पूछा जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं हमारे, ठीक है, फैट्स में होते हैं, विटामिन में होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, हार्मोन्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं, आप बता सकते हैं। और इसके बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन में प्रोटीन नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके नाइट्रोजन के अंतर्गत जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है नाइट्रोजन, ठीक है, प्रोटीन में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन भी होता है प्रोटीन में, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वो है, यानी सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने जब लास्ट लेक्चर जब पढ़ रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, वहाँ पे कीट भक्षी पौधों के बारे में अध्ययन किया था, कीट भक्षी पौधों के बारे में अध्ययन किया था, वो वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ क्यों क्यों ये कीट भक्षी पौधे ये नाइट्रोजन वगैरह यहाँ पे किस प्रकार संबंध है, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको पता है पौधों में, पौधों को आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधों को, सही बात है। अब यहाँ पे ये जो कीट भक्षी पौधे रहते हैं, वो कीट भक्षी पौधे ऐसी जगह पे उगते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। कहाँ पे उगते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी इनको है, तो इनको और इनको अपने वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, ठीक है। तो इनको प्रोटीन इनको आवश्यकता होगी नाइट्रोजन की, ताकि ये अपना अपना जो भी वृद्धि विकास और मेंटेनेंस वगैरह है वो कर पाए, ठीक है। आगे समझ में, इनको आवश्यकता होगी नाइट्रोजन की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जैसे हमने बात की लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें होगा प्रोटीन, क्या होगा, प्रोटीन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे होगा प्रोटीन, यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन होगा, ठीक है। प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन, प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन बना होगा, और ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीव है उसमें है, ठीक है। और जो कीट वगैरह भी तो जीव है, तो उसमें भी तो ये होंगे, ठीक है। तो उसमें भी प्रोटीन होगा, यानी मसल्स में प्रोटीन होगा, उसकी मांसपेशियों में प्रोटीन होगा, और प्रोटीन होगा तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होगा, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ समझ गए, इनको आवश्यकता किसकी हो रही है, नाइट्रोजन की। और इसमें उपस्थित क्या है, नाइट्रोजन, कीट में उपस्थित क्या है, नाइट्रोजन। आवश्यकता जो पौधों को क्या हो रही है, नाइट्रोजन की, इनको आवश्यकता है, इनके पास है, तो ये क्या करेंगे, तो ये अपनी पत्तियों को रूपांतरण करके इस प्रकार का एक आकार बना लेते हैं कि ये यहाँ पे जो कीट आए, ठीक है, कीट को आकर्षित करें, और आकर्षित करने के बाद ये इस वाली संरचना में चले जाते हैं, ठीक है, इस वाली संरचना में चले जाते हैं, और ऊपर से एक ढक्कन रहता है इन पौधों में, ढक्कन वो पैक हो जाता है, ठीक है। पैक हुआ तो यहाँ पे फिर ये घुस गया, जो कीट रहते हैं वो घुस गए यहाँ पे, वो बाहर नहीं निकल पाते, वहां पे मर जाते हैं। फिर ये जो पौधे रहते हैं, इन पौधों द्वारा इनमें जो प्रोटीन रहता है उपस्थित, है ना, कीटों में जो रहता है प्रोटीन, प्रोटीन में से नाइट्रोजन ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आवश्यकता इसको पड़ी, उसके बाद उपस्थित था, इसने अपने अंदर बढ़ाया इसको, और नाइट्रोजन की कमी अपने में पूरी कर लिया, ठीक है। इस प्रकार जो तत्व है नाइट्रोजन, वो उसकी पूर्ति हो गई, उसको जो पौधे हैं उसको, ठीक है, जो कीट भक्षी पौधे रहते हैं उनको, जो तो यहाँ पे जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है उनके नाम आप याद रखिए, जो कीट भक्षी पौधे ऐसे जो काम करते हैं, डायनिया, ड्रोसरा, ठीक है, सैंडियो, नेफेंथीस, यूट्रिक्युलेरिया, और इसके बाद वीनस फ्लाईट्रैप, एल्ड्रोवेंडा, डार्लिंगटोनिया, और इसके बाद है पिंगुइकुला, और ये सेरासेनिया, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप ये आप जो एग्जाम्पल है आप याद रखेंगे, क्योंकि इंसेक्टिवरस प्लांट्स है उसके अंतर्गत ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की जो उपयोगिता है हमने यहाँ पे देखे, किस प्रकार ये उपयोगी है, और किस प्रकार के पौधे जब नाइट्रोजन उपस्थित रहती है, नाइट्रोजन बाकी लोग तो जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन वो ले लेते हैं, लेकिन जो जहाँ पे नाइट्रोजन कमी रहती है, ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे कमी रहती है, जो पौधे रहते हैं, जो कीट भक्षी टाइप के पौधे रहते हैं, वो किस प्रकार से अपना नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन चक्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरमेंटल इकोलॉजी के लिए, ठीक है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी में कार्बन और नाइट्रोजन चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पे पढ़ने वाले नाइट्रोजन चक्र के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से समझना है यहाँ पे, ठीक है। एकदम अपना सारे ज्ञान के चक्षु खोल कर रखना, क्योंकि ये साइकिल है पूरा, ठीक है। एक भी चीज में सुई तो पूरा साइकिल में दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे चक्के में कोई पंचर वंचर हो जाता है, फिर कुछ कट पड़ जाता है तो चक्का घूमता नहीं ना, वैसे यहाँ पे आपको पूरा अपना ध्यान यहाँ पे रखना होगा।
तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल में हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। नाइट्रोजन सभी को पता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा उपस्थित है वायुमंडल में, ठीक है। जो हमारे एटमॉस्फेयर वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपस्थित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। और ये सॉइल है, ये जो आपको लाइन दिख रही है सॉइल, इसको सॉइल लीजिए, ठीक है। ये है सॉइल। यहाँ पे ये जो यहाँ पे कोई पौधा लगा हुआ है, ठीक है। पौधे को आवश्यकता होगी किसकी, नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे हम एक पौधा भी ले लेते हैं, ठीक है। ये पौधा है, ये कोई दाल का पौधा है और दाल की जड़ है यहाँ पे दी गई, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है वो जमीन पे आती है, जमीन पे आती है तो किस प्रकार से आती है, तो क्लाउडिंग वगैरह होती है, ठीक है। दो तीन कारण से आती है, एक तो क्लाउडिंग वगैरह होती है, ठीक है। बादल गरजने वगैरह, जो बिजली वगैरह चमकती है, बिजली वगैरह चमकती है, तो वहाँ पे ये तब ये जो वातावरणीय नाइट्रोजन वो आती है कंपाउंड के रूप में यहाँ पे जमीन पे, यानी सॉइल पे, ठीक है। NO2 और NO3 के रूप में, ठीक, इस प्रकार से आती है, ये कंपाउंड्स के रूप में यहाँ पे आती है। और एक और कारण है, ये जो वातावरणीय नाइट्रोजन है उसका सॉइल पे आने का, एसिड रेन, जो अम्लीय वर्षा वगैरह होती है ना, अम्लीय वर्षा आपने नाम सुना होगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, अम्लीय वर्षा वगैरह, या फिर पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत यहाँ पे देखा होगा अम्लीय वर्षा में, ठीक है। तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा जब होती है तो HNO3 के रूप में यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है वो आती है, ठीक है। यहाँ पे इन कंपाउंड के रूप में आती है। फिर यहाँ पे मतलब जो ये सॉइल में इसकी पूर्ति होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक एक चीज हमने समझा कि किस प्रकार से ये वायुमंडल से आती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा, ये पौधा हमने लिए थे, ठीक है। ये पौधा है, दाल के पौधा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ये दाल के पौधे में ये जड़ वगैरह है दाल के पौधे की। और जैसा कि हम सब जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है ये जो दाल वाले पौधों की जड़, ये जड़ें रहती क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करती है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो आई है नाइट्रोजन, ठीक है, जो वायुमंडल नाइट्रोजन है, ये मान लीजिए ये इधर से आई, ठीक है। ये आई, ये सॉइल में गई, जो नाइट्रोजन गई ये सॉइल पोर की सहायता से इधर गई, ठीक है। सॉइल पोर में गई, ये सॉइल की सहायता से ये मतलब सॉइल में आई और सॉइल पोर की सहायता से नीचे चली गई, नीचे गई। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जड़ है, ठीक है, जड़ है, जड़, ठीक है। जड़ यानी पौधों को चाहिए, पौधों को नाइट्रोजन आवश्यक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन नहीं लेता कौन, जो जड़ रहती है वो नाइट्रोजन अवशोषित नहीं कर पाती। जड़ क्या अवशोषित करती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवशोषित करती है जड़, ठीक है। जड़ ऑक्सीजन क्योंकि जड़ों में ऑक्सीजन होता है तो ये ऑक्सीजन अवशोषित करती है। लेकिन ये जब ये कंडीशन होती है जब नाइट्रोजन आते हैं तो ये अवशोषित नहीं कर पाती, ठीक है। इसकी क्षमता होती है ऑक्सीजन अवशोषित करने की। तो जिन जगहों पे जो नाइट्रोजन, जिन जगहों में नाइट्रोजन को पौधे उपयोग में लेते हैं, जिन जगहों में भी नाइट्रोजन को पौधे उपयोग में लेते हैं या उपयोग में लाते हैं उनको, उन जगहों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह कंसेप्ट आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझना, ठीक है। तो जहाँ पे जिन जगहों में जो पौधे रहते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है, जो सॉइल में पाए जाएंगे। और वो बैक्टीरिया कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या कहलाएंगे, नाइट्रीफाइंग। आप लिखते चलिए, ठीक है, नाइट्रीफाइंग। या हो सकता है आपको स्क्रीन में शब्द अच्छे से दिखे ना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है आपको, आप लिखते चलिए, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन करके ये जो नाइट्रोजन आई है इसको इस फॉर्म में बदलते हैं कि इसमें NO2 और NO3 में नाइट्रेट और ये जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट में ये बदलते हैं NO2 और NO3 में, ठीक है। तो ये वाली जो NO2 NO3 रहती है, ये वाली ये वाले फॉर्म में, जो ये वाला फॉर्म रहता है नाइट्रोजन का, तो ये अवशोषित करते हैं कौन, जड़ें। ये चली जाती है यहाँ पे जड़ों में, ठीक है। कहाँ चली जाती है, जड़ों में। ये जाती है जड़ों में, जड़ इसको अवशोषित करते हैं NO2 NO3 को, ठीक है। और यहाँ पे जड़ों में उपस्थित होता है क्या, जड़ों में उपस्थित होता है एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम यहाँ पे उपस्थित रहेगा। और ये क्या करता है, NO2 और NO3 में से N को अलग करता है, नाइट्रोजन को अलग करेगा। NO2 और NO3 में से किसको अलग करेगा, नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन को अलग किया और ये पौधे के पास ये पहुंचाया इनने, पौधे के हर भाग में पहुंचा, ये जड़ में है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को अलग करके, फिर नाइट्रोजन को अलग किए, फिर ये जो जड़ रहती है आगे इसको अलग मतलब सभी भागों में पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये सभी भाग, ये यहाँ पे पत्ती में पहुंचा दिए, फिर जो अन्य भाग है यहाँ पे वहां से पहुंचा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पौधे के पास जाते हैं, इसका फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद ये बनते हैं प्रोटीन,
ठीक है, यहाँ से गया, फिर ये पत्ती वगैरह में गया, ठीक है, पौधे के पास में, ये पौधे के पास में पहुंचा देते हैं। फिर ये फिक्सेशन वगैरह हुआ उसका, फिक्सेशन के बाद फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, फिर प्रोटीन का निर्माण हुआ। फिर यहाँ पे ये फिर बन जाते हैं ये जो पौधे रहते हैं, प्रोटीन का निर्माण हो गया, तो यहाँ पे ये प्रोटीन रिच हो जाते हैं, यानी इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जो दाल वाले पौधे, इसलिए बोलते हैं दाल वाले पौधे जो रहते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ठीक है, ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ये जो हुआ यहाँ पे चक्र में। अब यहाँ पे दाल के पौधों में नाइट्रोजन है। ठीक है, एक एक अलग एक्सपेक्ट यहाँ पे देखना है। ठीक है, एस्पेक्ट यहाँ पे देखना है अलग वाला। यहाँ पे दाल के पौधों में नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा है। अब इसमें नाइट्रोजन है, तो ये जब पौधा का अपना कार्यकाल खत्म हुआ, ठीक है, इसमें हमने फल वगैरह ले लिए, सारी चीज़ें ले, दाल वगैरह हमने निकाल ली इसकी। इसके बाद ये सूख गया पौधा, तो सूखने के बाद क्या करेंगे, इसको वहीं पे जुताई कर देते हैं इस पौधे की। क्यों? अ, क्योंकि इसमें प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन वगैरह है, तो ये वापस जाएगा। ठीक है, प्रोटीन वगैरह है तो वहाँ पे वापस जाएगा, तो उसमें प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या होगा, सॉइल में चले जाएगा वापस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, ये जो इसमें पड़ा हुआ है नाइट्रेट, NO2 और NO3 के रूप में जो पड़ा हुआ है, NO2 और NO3 के रूप में जो पड़ा हुआ है, या फिर NH4 के रूप में यहाँ पे पड़ा रहता है, मतलब जमीन में जो रहती है नाइट्रोजन, वो उसको कुछ जीवाणु रहते हैं, वो उनको बोलते हैं डीनाइट्रिफ डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु। कौन से जीवाणु बोलते हैं, डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इंग्लिश में से बोलेंगे। और यहाँ पे ये करते हैं विनाइट्रीकरण, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। डीनाइट्रीफाइंड बैक्टीरिया है तो क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, यानी विनाइट्रीकरण ये करेंगे। विनाइट्रीकरण की प्रोसेस यहाँ पे होती है, और विनाइट्रीकरण प्रोसेस होने के बाद ये नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, ये वापस कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेयर वाले एरिया में आ गई। ठीक है, यहाँ पे आ गई एटमॉस्फेयर वाले एरिया में। ठीक है, एटमॉस्फेयर वाले एरिया में आप समझ गए यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन हमने यहाँ पे देखे, किस प्रकार से ये चक्र घूमा। यहाँ से गई एटमॉस्फेयर से, फिर जमीन पे आई, फिर फिर पौधे वगैरह उसको कोई यूज़ करने के लिए बनाए, फिर पौधों में गई वो, फिर किस प्रकार से हमने यहाँ पे देखे कि जो दाल वगैरह, दाल जैसे ही जो पौधे रहते हैं उसमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये साइकिल चला। फिर नीचे हमने यहाँ पे देखा कि किस फॉर्म में है, फॉर्म को फिर विनाइट्रीकरण हुआ, विनाइट्रीकरण से वापस ये उसमें चली वातावरण में चली। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख कि जो ये वाली चीज़ें थी कि जुताई वगैरह करते हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, ठीक है, पौधे के अवशेष बच जाते हैं, उसमें जुताई वगैरह कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे जमीन में उर्वरकता बढ़ती है। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर रहते हैं वो डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन में। ठीक है, क्रॉप रोटेशन वगैरह जब करते हैं तो दाल वाले पौधों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ताकि जमीन पे जो पोषक तत्व है वो बने रहे। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है दाल वाले पौधे सबसे बेस्ट होते हैं क्रॉप रोटेशन में। जिस प्रकार क्रॉप रोटेशन करके जो जमीन में जो पोषक तत्व है उनको सेव रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप जो नाइट्रोजन साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि नहीं आया तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक अलग से। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल का एक अलग लेक्चर बना दूंगा, यदि आपको नहीं आया हो तो, यदि आप चाहते हो तो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कहाँ तक पहुँच गए थे हम, एक तत्व हमने देखा, नाइट्रोजन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और CHO वगैरह हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत कि जो हमने अभी बात किया कि जो आवश्यकता में क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मात्रा में जिनकी ज़्यादा मात्रा आवश्यक होती है उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगेन यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स जो संरचना वगैरह बनाते हैं, संरचना वगैरह बनाने में सहायक होते हैं या फिर बनाते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी CH और O। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है जो स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, और ये बिल्ड करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। किसके? सेल के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बिल्ड करते हैं, वे बनाते हैं। और ये रिप्रेजेंट करते हैं नॉन मिनरल क्लास ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये नॉन मिनरल होते हैं, जो CHO रहते हैं वो नॉन मिनरल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नॉन मिनरल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं।
अगला हम देखते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो इनको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व के अंदर आता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, एनपीके। एनपीके ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। जो 75% के आसपास आवश्यक रहती है पौधों में। ठीक है, और ये रिक्वायर होते हैं किसके लिए? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्लांट एंजाइम की। ठीक है, प्लांट एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये उपयोगी होते हैं और बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं, जो एनपीके वगैरह रहते हैं वो। ठीक है, और जो पोटेशियम यहाँ पे हमने देखा, पोटेशियम पोटेशियम स्टोमेटा के लिए काम आता है। स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में इसकी भूमिका रहती है पोटेशियम की। नाइट्रोजन के बारे में हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हाँ, ये जो तीसरे नंबर पे है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सल्फर ये तीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आएंगे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। अब हम सल्फर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सल्फर ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। सल्फर जो कैंपर वगैरह हम जलाते हैं, कैंपर मतलब जो कपूर कपूर वगैरह वगैरह जलाते हैं, तो उसमें जो यूज होते हैं, ठीक है, वो सल्फर वगैरह यूज होते हैं। हवन, ठीक है, हवन यज्ञ जो होते हैं हमारे घरों में, वो एक उसका भी वैज्ञानिक कारण है। ये एंटीसेप्टिक वगैरह काम करते, तो वहां से कीटाणु वगैरह वहां से जाते हैं। तो इसका एक वैज्ञानिक कारण भी ये है, ये कि एक एंटीसेप्टिक का काम करता है सल्फर। जो सल्फर रहता है और ये हम कैंपर वगैरह जलाते हैं, ये उसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एंटीसेप्टिक वगैरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। और जो सल्फर है, अनियन यानी प्याज, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक में ये बेटा टेस्ट में होता है। ठीक है, ये जो है अनियन है, प्याज में प्याज वगैरह जो है, अदरक ये जो है, ठीक है, जिंजर और गार्लिक है, ये स्वाद में बेटर होता है क्योंकि इनमें सल्फर होता है। ठीक है, क्या होता है? सल्फर। और यहाँ पे एक चीज और है कि अनियन यानी जो प्याज है, प्याज के काटने पर ऐसा कौन सा सल्फर का यौगिक है जो आंख में जाता है और जिससे आंसू आते हैं? ठीक है, प्याज काटते टाइम आंसू आते हैं सभी के, ये बात अलग है। हेलमेट वगैरह लगा लिए तो वो कंडीशन अलग है। लेकिन जब खुली आंख हो और आप वो काटो, क्या प्याज वगैरह काटो, तो आंखों में आंसू आते हैं। तो सल्फर का कौन सा यौगिक है जिसके कारण आंसू आते हैं? तो ये है एलिल डाइसल्फाइड। एलिल डाइसल्फाइड, इसके कारण ये आंख में आंसू आते हैं। आप इसे याद कर लीजिए, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है। एलिल डाइसल्फाइड यानी जो अनियन में ऐसा कौन सा सल्फर यौगिक है जो जिससे आंख में आंसू आते हैं? तो ये एलिल डाइसल्फाइड। ठीक है, सल्फर कंटेन करता है अमीनो एसिड में। ठीक है, अमीनो एसिड वगैरह में होते हैं और शरीर को जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये किस रूप में होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। मेथियोनाइन और किस्टीन वगैरह इसके रूप में ये होते हैं। ठीक है, इसके रूप में यहाँ पे उपस्थित होते हैं सल्फर। अगला है कैल्शियम। ये कैल्शियम के बारे में हम देखते हैं। तो कैल्शियम से डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉज वाइडर टिप इफेक्ट होता है इसमें पौधों में। और हमारी बात करें तो यहाँ पे बोन्स के लिए जरूरी है, जो कैल्शियम है बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे पैराथार्मोन जो रहता है ग्लैंड में, पैराथार्मोन कहाँ पे रहता है? पैराथार्मोन रहता नहीं, पैराथार्मोन रिलीज होता है, सॉरी। पैराथार्मोन जो है वो ग्लैंड में बनता है। ठीक है, ग्लैंड में बनता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम और फास्फोरस का। पैराथार्मोन। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण करेगा। आगे देखते हैं हम मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम जो है मेन एलिमेंट है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए का यहाँ पे सूत्र आप देख सकते हैं। यहाँ पे Mg के चारों ओर ये जो चीजें वो रहती है, C55 H72 O5 N4 Mg। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए का सूत्र है यहाँ पे। तो ये मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम है वो मेन एलिमेंट होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आगे चीज़ें देखते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि पौधों में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं बोरॉन, जिंक वगैरह। ठीक है, एक एक करके सभी देखेंगे। बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन वगैरह। ठीक है, सभी देखेंगे एक एक करके। जैसा कि यहाँ पे बताया गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लेदर क्वांटिटीज। ये पौधों में सूक्ष्म मात्रा में उपयोगी होते हैं।
मतलब सूक्ष्म मात्रा इनकी लगती है, और एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जो मेंटेनेंस वगैरह और रहते हैं वो उसके लिए आवश्यक होते हैं, सर्वाइवल और प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक रहते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसमें इंक्लूड होता है बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम नहीं, सॉरी, मैग्नीज है Mn, मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है, Mg होता है मैग्नीशियम का, और Mn होता है मैग्नीज का। आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ठीक है। और सभी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले एक एक करके। बोरॉन रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? फॉर्मेशन और मजबूती देने के लिए, निर्माण और मजबूती देने के लिए, किसके? सेल वॉल के निर्माण और मजबूती देने के लिए बोरॉन आवश्यक होता है। साथ ही साथ फ्लावरिंग के लिए आवश्यक है, फ्रूटिंग और पोलन जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है बोरॉन। और इसकी कमी से सीड सीड और ग्रेन प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। बोरॉन की कमी से सीड और ग्रेन प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। अगला है जिंक। जिंक की कमी से धान में टवेरा बीमारी होती है, ठीक है। जिंक की कमी से धान में कौन सी बीमारी होती है? टवेरा। और ये इसलिए पंजाब वगैरह में देखेंगे, पंजाब के जो किसान वगैरह रहते हैं वो जिंक जिंक ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा मात्रा में का मतलब ये है कि पर्याप्त मात्रा में डालते हैं, ताकि ये इस धान वगैरह में जो टवेरा नामक बीमारी वो ना पड़े, ठीक है। और जिंक हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में और ग्रोथ ग्रोथ रेवोल्यूशन में। और इसकी कमी से, जैसे हमने देखा यहाँ पे, ये चीज़ें होती है, बीमारी है। और स्लोअर मेच्योरिटी रेट रहता है इसका, ठीक है। स्लोअर मेच्योरिटी यानी बहुत लेट परिपक्व होते हैं। और रिडक्शन इन द साइज ऑफ लीफ, ठीक है। इनके जो पत्तियाँ रहेगी, ठीक है, पत्तियों का आकार छोटा हो जाएगा इसकी कमी से, जिंक की कमी से, ठीक है। अगला देखते हैं मैंगनीज। एक मिनट, हाँ, अगला है मैंगनीज के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैंगनीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में एक प्रक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। ये प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, आप ये याद रखिए। ये मतलब आपको ये इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, आप ये समझिए कि ये एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, उसमें जिसमें वाटर टूटता है H+, और जो वाटर रहता है H+ वगैरह में टूटता है, तो वहाँ पे ये आवश्यक होता है मैंगनीज, ठीक है। मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे आवश्यक होता है। इसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण में दिक्कत आती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मैंगनीज है वो आवश्यक है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में और नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। डिले मैच्योरिटी यानी देर से परिपक्व होते हैं पौधे, और अर्ली लीफ ड्रॉप यानी देर से परिपक्व होंगे और बहुत जल्द इसकी पत्तियां झड़ने लगेगी, ये इसकी कमी से होते हैं। इसकी कमी से पौधों में होने वाले रोग है मैग्नीज की कमी से, ठीक है। अगला है आयरन। आयरन की कमी से हमारी बॉडी में होता है एनीमिया। कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया हो जाती है। और जो पादप की बात करें तो आयरन जो रहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर, नाइट्रोजन रिडक्शन और फिक्सेशन का ये काम करते हैं। फिक्सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? आयरन, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर, नाइट्रोजन रिडक्शन और फिक्सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? आयरन। और आयरन की कमी से, आयरन या फिर आयन बोल दीजिए इसे, आयन मैन से याद रखिए, या फिर आयन बोल दीजिए, ठीक है। या फिर आयरन भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं, लोहा भी बोल सकते हैं। आयरन की कमी से जो पत्तियां वो पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। पत्तियां कैसी पड़ जाती है? पीली। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है। और सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा आयरन किस में होता है? तो ऑप्शन में आपके पास होता है पालक, ठीक है। तो आप पालक लगाएंगे, जब पालक तब लगाएंगे जब मेथी ऑप्शन में न दिया हो। लेकिन मेथी और पालक दोनों ऑप्शन में है, तो सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है मेथी से। किससे मिलता है? मेथी से, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट रहेगा। मेथी, यदि पालक और मेथी दोनों है तो मेथी में लगेंगे, और यदि मेथी ऑप्शन में नहीं है तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? पालक में, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। और अगला हम देखते हैं कॉपर। कॉपर जिम्मेदार होता है फोटोसिंथेसिस के लिए और ग्रेन प्रोडक्शन के लिए और सेल वॉल को मजबूती देने के लिए, ठीक है। कॉपर की कमी से जो पत्तियां रहती है वो पीली पड़ जाती है और स्टंटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब समझते हैं आप? स्टंटेड ग्रोथ यानी समय के साथ ऊंचाई और समय के साथ ऊंचाई और जो उसकी वृद्धि रहती है उसमें वो इंक्रीज ना होना, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई वगैरह और जो उसका मेंटेनेंस वगैरह रहता है वो ठीक से नहीं हो पाता। स्टैंडर्ड ग्रोथ आप ये समझ लीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रोथ आप जब
आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, वो जो आया था, जो हंगर इंडेक्स वगैरह आया था, ठीक है, तो वहाँ पे स्टंटेड चाइल्ड वगैरह रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपने वहाँ पे पढ़ी होंगी, ठीक है, तो उसी से ये संबंधित है, ठीक है, मतलब समय के साथ वृद्धि और विकास न होना, आप ये समझ, स्टंटेड ग्रोथ होती है इसमें, ठीक है। अगला है मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम आवश्यक होता है पोलन फॉर्मेशन के लिए और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और इसकी कमी से फ्रूट और जो ग्रेन की ग्रोथ रहती है वो कम होती है। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो हेल्प करता है ऑस्मोसिस में, फोटोसिंथेसिस में, और आयनिक बैलेंस ये बनाता है। क्लोरीन डेफिशिएंसी के साथ जो पौधों में जो दिक्कत आती है प्लांट ग्रोथ धीरे होती है, रिड्यूस हो जाती है, और डिक्रीज रेसिस्टेंस, ठीक है, जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है वो कम हो जाती है पौधों की, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमने देखें, और कुछ चीज़ें रह गई है क्या यहाँ पे? नहीं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत सूक्ष्म भूमिका हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो नीलहरी शैवाल वगैरह, जो एल्गी वगैरह है, ये रासायनिक विधि से, अर्थात कार्बनिक एवं अकार्बनिक स्रोत से नाइट्रोजन को नाइट्राइट तथा अमोनियम आयन NH4 में परिवर्तित कर देते हैं। लाइकेन वगैरह जो रहते हैं, कुछ लाइकेन जैसे लोबेरिया, पेटिगेरा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। जीवाणु की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम है, जैसे कि हमने देखा चने, मटर, मूंगफली आदि की जड़ों में रहते हैं। जिस स्थान पर रहते हैं वह भाग जो कहलाता है लैगहीमोग्लोबिन ये कहलाएगा। इसकी उपस्थिति के कारण गुलाबी रंग हो जाता है। वह भाग कैसा हो जाएगा? किसकी उपस्थिति के कारण? इस वाले तत्व की, इस वाली चीज की उपस्थिति, यानी जो लैगहीमोग्लोबिन है, इसकी उपस्थिति के कारण गुलाबी रंग इसका हो जाता है, ठीक है। अन्य कुछ कीट है जैसे और यहाँ पे फर्न, साइकेट्स तथा गोनेरा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म भूमिका वो हमने यहाँ पे देख लिया। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, इस वाली स्लाइड का। तो इस कौन से सूक्ष्म वगैरह यहाँ पे काम आते हैं वो आपको आवश्यक हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। जो पोषक तत्व है वो सारे हमने देख लिए। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने यहाँ पे देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और कौन से तत्व से क्या होता है और उसकी कमी से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये थे आज के जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ आपको पसंद नहीं, और यदि पसंद आई तो आप ये लेक्चर या फिर ये वीडियो पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक करें, या वीडियो को लाइक करें, या फिर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, यानी चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ प्लान्स दिए गए, 199, 299 और 399 के प्लान्स हैं यहाँ पे, जिससे आप जो बाकी जो लेक्चर अभी सिर्फ ज्वाइन मेंबरशिप वालों को दिए गए, यानी जिनने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन मेंबर्स को दिए गए हैं, वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं, और बाकी जो सारे जो लेक्चर्स जो लॉक किए गए हैं वो आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें आपको देखना है तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है ज्वाइन से संबंधित। आप उस ज्वाइन की लिंक से आप ये सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Unacademy. Let's crack it. अनअकैडमी की तरफ से पेश है MPPSC और व्यापकों संबंधित बहुत ही आकर्षक प्लान। यह है फ्री प्लान, और इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे हर वीक हो रही है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं। फ्री लाइव क्विज चलती है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। डेली T20 सीरीज चल रही है जो कि फ्री है, फ्री लाइव क्विज है, और 20 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 20 प्रश्न इसमें रहते हैं, और 20 मिनट के अंदर आपको देना होता है इसका आंसर। 8 बजे चलती है सीरीज, और 8:30 बजे से इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आप अनअकैडमी से संबंधित जो MPPSC और व्यापम के कोर्स है उसमें जो गोल है वो आपको चूज करना होगा। और यहाँ पे सरकार 10, ठीक है, सरकार
10 प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है यहाँ पे। इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। याद रहे, इस कोड की सहायता से ही आप फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे, तो ये कोड आप जरूर डालिए। इसके बाद यहाँ पे प्लस बैचेस है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, और 7 दिन का लाइव क्रैश कोर्स यहाँ पे चलने वाला है। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस हैं यहाँ पे, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस हैं यहाँ पे, रिकॉर्डेड बैच विथ लाइव डाउट क्लियरिंग कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से आप अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच यहाँ पे एमपीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर, प्रीलिम्स कंपाइलेशन बाय मार्च। ठीक है, 20 से ज़्यादा प्रीलिम मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक फॉर डेली प्रैक्टिस, पीडीएफ रिवीजन नोट्स इन एवरी क्लास। हर क्लास में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे संपूर्ण ज्ञान का कोर्स चल रहा है, जो बैच है रिवीजन कोर्स है ये फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, यदि आप ऑलरेडी इन मिडिल ऑफ योर रिवीजन, यदि आप अपना रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए डाउट क्लियरिंग क्लासेस में, और यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। और जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से, और वीकली 12 लाइव सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो कि बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स। ये जो बैच है उसका नाम है संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स, और मेगा बैच स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच है ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। यदि आप सोच रहे हैं ये शुरू से तैयारी करना है एमपीपीएससी की, तो ये आपके लिए बहुत ही सहायक ही होगा ये बैच। ठीक है, 10 मंथ का कंप्लीट बैच कोर्स है ये, आप ये ले सकते हैं। और इसमें सारे चीज़ें यानी शुरुआत से हो रही तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएगी। स्वप्न पूर्ति ये बैच है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुका है एमपीपीएससी 2019 वाला, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी 35 दिनों में, पूरा आपको आंसर राइटिंग का सेशन यहाँ पे लिए जाएंगे पूरे, और हिंदी मीडियम में ही होगा, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। तो ये है स्वप्न पूर्ति सीरीज। ठीक है, स्वप्न पूर्ति कोर्स अनअकैडमी का है, ये आप इसे ले सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर से आप देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पे पढ़ा रहा है। और जैसा कि यहाँ पे दिए गए ऐप में प्लस कोर्स आपको लेना है तो प्लस कोर्स में जाइए अनअकैडमी के अंतर्गत, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन कीजिए। इसके बाद अपने अनुसार आप यहाँ पे प्लान ले सकते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने और 24 महीने, जैसा भी आपको लेना है आप ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और याद रहे, प्रोमो कोड यूज़ करिए सरकार 10, आप इससे 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, लेट्स क्रैक इट।